नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स में। तो आज का हमारा जो पेपर है वो है ड्रामा एंड आर्ट एजुकेशन का। और इसके लिए काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि आज डाल देती हूँ। मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिला, इसलिए थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए सॉरी। लेकिन आज मैं इस पेपर को क्लियर करवाऊँगी। तो D18 इसका कोड है। आगे देखते हैं इस पेपर में मॉड्यूल और उसके सब मॉड्यूल या यूनिट क्या हैं। तो पहला मॉड्यूल या यूनिट जो है वो है इंट्रोडक्शन टू आर्ट एजुकेशन। यहाँ पर पूछा है कि आर्ट एजुकेशन का परिचय। तो 1.1 में है आर्ट एंड आर्ट एजुकेशन, मीनिंग, स्कोप एंड डिफरेंसेस। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं इसकी हिंदी क्या होगी। कला और कला शिक्षा, अर्थ, क्षेत्र और अंतर। तो सबसे पहले हम आर्ट देख लेते हैं। कला का अर्थ है मनुष्य द्वारा अपनी कल्पना, सोच और अनुभवों को रचनात्मक रूप से व्यक्त करना। मतलब मनुष्य जो अपनी जो भी उसकी इमेजिनेशन होती है, सोच होती है, उसके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनको कितनी क्रिएटिविटी से लोगों के सामने पेश करता है, वो कहलाता है कला। ठीक है, इसमें चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत, नृत्य और रंगमंच आदि शामिल है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं? चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत, नृत्य और रंगमंच, जो ड्रामा वाली चीज़ें वो इसमें शामिल होती हैं। तो कला का उद्देश्य सौंदर्य का सृजन करना है। मतलब जो भी सुंदरता होती है उसको ग्रहण करना, सृजित करना अपने अंदर। ठीक है, समाज में समस्याओं पर प्रकाश डालना और व्यक्ति की भावनाओं को व्यक्त करना। कला शिक्षा जो है वो क्या है? कला शिक्षा वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति कला के विभिन्न रूपों को समझता है। मतलब इसमें अ, कला के बहुत सारे रूप होते हैं, तो उसको समझने के लिए कला शिक्षा क्या है? एक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य क्या है? छात्रों को कला की तकनीकी, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहलुओं से परिचित करवाना। मतलब उसकी जो तकनीकी होती है, टेक्नोलॉजी, कल्चर होता है, उसके जो ऐतिहासिक पहलू होते हैं उनसे परिचित कराना कला शिक्षा का उद्देश्य होता है। कला शिक्षा से छात्रों में रचनात्मकता, सोचने की क्षमता और व्यक्तित्व का विकास होता है। इसमें क्या क्या चीज़ें डेवलप होती हैं? एक तो रचनात्मकता, ठीक है, दूसरी सोचने की क्षमता, जितने आप क्रिएटिव होते हो, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये चीज़ें कला के द्वारा अ, इसमें विकसित होती हैं। अंतर क्या है? डिफरेंसेस क्या है कला और कला शिक्षा में? तो कला क्या है? एक व्यक्तिगत और रचनात्मक अभिव्यक्ति है। ठीक है, कला क्या है? एक व्यक्तिगत और रचनात्मक अभिव्यक्ति है, जबकि कला शिक्षा क्या है? एक शैक्षिक प्रक्रिया है। ठीक है, जो कला को सिखाने और समझाने का काम करती है। कला का उद्देश्य कला के माध्यम से भावनाओं का प्रदर्शन, समाज में प्रभावित करना होता है। और जबकि कला शिक्षा का उद्देश्य कला की तकनीकी ज्ञान और समझ को विकसित करना होता है। ठीक है, कला क्या होती है? जो उसका उद्देश्य क्या होता है? भावनाओं का को हम कैसे, अपने जो भी हमारे इमोशन होते हैं उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और कला शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? तकनीकी ज्ञान और समझ को विकसित करना। आगे बढ़ते हैं। 1.2 है आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, मीनिंग एंड स्ट्रैटेजी टू फैसिलिटेट। यहाँ पर पूछा है, इसकी हिंदी क्या है? कलात्मक अभिव्यक्ति, अर्थ और उसे सुदृढ़ करने की रणनीति। तो सबसे पहले हम कलात्मक अभिव्यक्ति यानी कि आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन का मतलब जानते हैं। तो जो कलात्मक अभिव्यक्ति या आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है, व्यक्ति द्वारा अपनी भावनाओं, विचारों और कल्पनाओं के माध्यम से व्यक्त करता है। जैसे एक पेंटर होता है, वो अपने जो भी उसके थॉट होते हैं, जो भी उसके विचार होते हैं, वो क्या करता है? पेंटिंग में उसको उतारता है। ठीक है, तो वही चीज़ें होती हैं। मतलब कलात्मक अभिव्यक्ति क्या होती है? मतलब अपनी जो भावनाएं होती हैं, विचार होते हैं, कल्पना होते हैं, उनको कला के माध्यम से व्यक्त करना। ये चित्रकला, संगीत, नृत्य, लेखन, मूर्तिकला, रंगमंच आदि के रूप में हो सकता है। कलात्मक अभिव्यक्ति से व्यक्ति अपने आंतरिक दुनिया को बाहरी रूप से प्रस्तुत करता है। मतलब उसके अंदर जो चल रहा है, उसकी जो आंतरिक दुनिया है, उसको बाहरी रूप से रिप्रेजेंट करता है, जिससे सामाजिक और व्यक्तिगत संबंध मजबूत होते हैं। इसकी रणनीतियाँ क्या हैं? तो इसकी रणनीतियाँ जो हैं वो है इसे सुदृढ़ करने की रणनीतियाँ, स्वतंत्रता और प्रोत्साहन, छात्र या
कलाकारों को अपनी रचनाओं में स्वतंत्रता दें और उन्हें नए विचारों को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहन करें। मतलब इसके लिए हम रणनीति क्या अपना सकते हैं, जब भी कोई स्टूडेंट हो या आर्टिस्ट हो, अगर वो अपनी रचना कर रहा है तो हम उसमें बाधा नहीं डालें, उसको खुद करने दें ताकि उसके जो विचार हैं वो व्यक्त कर सके। नेक्स्ट है अन्वेषण और प्रयोग। अन्वेषण और प्रयोग में विभिन्न कला रूपों और तकनीकों का अभ्यास करने से व्यक्ति अपनी रचनात्मकता को बढ़ा सकता है। इसमें जो भी नए विचार होते हैं, शैली होती है, उनका अन्वेषण करना महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट है सकारात्मक प्रतिक्रिया। कला को प्रोत्साहन देने के लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया दें ताकि कलाकार अपने प्रयासों को जारी रखे। जैसे रिवॉर्ड होता है, रीइंफोर्समेंट होता है कि अगर व्यक्ति ने अच्छा काम किया, स्टूडेंट ने अच्छा काम किया, तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड या पॉजिटिव रिवॉर्ड दे सकते हैं, जैसे आपने बहुत अच्छा काम किया। ठीक है। समय और स्थान का प्रबंध। जब भी हम मतलब कला को व्यक्त करने के लिए क्या होना चाहिए, एक अच्छा वातावरण होना चाहिए। ठीक है। पर्याप्त समय की आवश्यकता होती है ताकि व्यक्ति पूरी तरह उसकी जो क्रिएटिविटी है उसको बाहर निकाल सके। समूह गतिविधियाँ। समूह में कला और कार्यशालाओं या प्रदर्शनों का आयोजन करें जिससे व्यक्ति अपनी कला को साझा कर सके और दूसरों से प्रेरणा ले सके। तो मतलब हमेशा ग्रुप में करवानी चाहिए। तो ये स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। ये टॉपिक भी आपका क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। 1.3 है आर्ट थेरेपी, कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन टू विथ एंड विथआउट डिसेबिलिटी। यहाँ पर पूछा है कला चिकित्सा, उसकी अवधारणा और बिना विकलांगता वाले व्यक्तियों पर इसका अनुप्रयोग या प्रयोग क्या होगा। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आर्ट थेरेपी क्या होती है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, कला चिकित्सा का की अवधारणा क्या है। तो जो सॉरी ये पीछे आ गया, हम आगे करते हैं। हाँ, कला चिकित्सा की बात तो कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो कला चिकित्सा या आर्ट थेरेपी का जो कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं। तो कला चिकित्सा क्या है, एक उपचारात्मक प्रक्रिया है, मतलब इसे ट्रीटमेंट हो सकता है, हम बोल सकते हैं डायग्नोसिस कर सकते हैं किसी भी समस्याओं का, जिससे व्यक्ति अपनी भावनाओं, विचारों और तनाव को चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत आदि के माध्यम से व्यक्त करता है। ठीक है। बोलते हैं कि जब भी ज़्यादा टेंशन हो तो पेंसिल और पेपर होना चाहिए आपके पास। आपके मन में जो भी आए वो आप ड्रॉ करो। उससे क्या होता है, आपकी जो भी टेंशन होती है वो कम होती है। जैसे बहुत सारे काउंसलिंग के सेशन होते हैं, तो जब काउंसलिंग के सेशन में आप जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वो आपको एक ड्राइंग बुक देते हैं और उसमें आपको ड्रॉ करने के लिए बोलते हैं। आप जितना ज़्यादा ड्रॉ करते हो उससे क्या होता है, आपकी फीलिंग्स, आपकी जो भी मतलब अंदर का जो तनाव होता है, स्ट्रेस होता है, वो बाहर आता है और उससे आपको सुकून मिलता है। तो इसलिए आर्ट थेरेपी बहुत ज़्यादा को एक हम बोल सकते हैं डायग्नोस्टिक या फिर उपचारात्मक प्रक्रिया बोल सकते हैं। इसका उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य को सुधारना, भावनात्मक समस्याओं को हल करना, आत्मसमझ को बढ़ावा देना है। ठीक है। कला चिकित्सा में किसी विशेष तकनीकी कौशल की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि ये रचनात्मकता और अभिव्यक्ति पर आधारित होती है। ठीक है। इसमें तकनीकी कौशल की आवश्यकता नहीं होती आर्ट थेरेपी में। ये आपकी क्रिएटिविटी जो होती है और आप किस तरीके से अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करते हैं उस पर आधारित होती है। जैसे किसी को लिखना पसंद है, बहुत ज़्यादा दुखी हो तो लिख लेता है, किसी को ड्राइंग करना पसंद है, किसी को गाने गाना पसंद है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं जब फीलिंग्स को बाहर निकालना हो, जो तनाव हो बाहर निकालना हो, उसके लिए ये चीज़ें की जाती हैं। नेक्स्ट है विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए अनुप्रयोग। मतलब डिसेबल्ड व्यक्ति जो होते हैं या पीपल विद डिसेबिलिटी होते हैं, उन पे इसका एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं। तो उन पे इनका एप्लीकेशन किस तरीके से होगा, कला चिकित्सा विकलांग वाले व्यक्तियों को मानसिक शांति और आत्मविश्वास प्रदान करने में मदद करती है। ठीक है। इसमें मानसिक शांति मिलती है। दूसरी चीज़ क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये भावनाओं को व्यक्त करने का एक साधन है। क्या है, व्यक्त करने का एक साधन है, जो विशेष रूप से जब व्यक्ति भाषा या शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से संवाद नहीं कर सकते, मतलब जब किसी वजह से बातचीत नहीं कर सकते हैं शारीरिक क्रियाओं की वजह से, तो उसको
वो पेंटिंग में या फिर आर्ट थेरेपी के द्वारा बाहर निकाल सकते हैं। मानसिक विकलांगता, शारीरिक विकलांगता और संज्ञानात्मक विकलांगताओं वाले व्यक्ति को कला चिकित्सा शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त किया जा सकता है। इसमें जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, फिजिकल डिसेबिलिटी, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी वाले व्यक्ति जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपने कभी अगर ऑब्जर्व किया होगा तो जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बच्चे होते हैं बहुत सारी पेंटिंग्स बनाते हैं, क्राफ्ट वर्क करते हैं। ठीक है, वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी होती है। वो हमें लगता है कि उनकी आईक्यू लेवल कम है तो वो नहीं कर सकते, लेकिन जब हम उन्हें सिखाते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से वो अपनी फीलिंग्स को बाहर निकाल पाते हैं। उनकी आत्मनिर्भरता और सामाजिक जुड़ाव को भी बढ़ाता है, मतलब वो सेल्फ डिपेंडेंट बनते हैं एक तो, और समाज से कनेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट है बिना विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए अनुप्रयोग, मतलब अप्लीकेशन टू विदाउट डिसेबिलिटी। तो इसमें कला चिकित्सा तनाव, चिंता और अवसाद को कम करने में मदद करती है। क्या करता है? स्ट्रेस जो होता है, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, उसको कम करने में मदद करती है आर्ट थेरेपी। ये रचनात्मक व्यक्तित्व को प्रोत्साहित करती है और आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया को बढ़ावा देती है। कला चिकित्सा तनावपूर्ण जीवन स्थितियों को बेहतर ढंग से समझने और उन पर काबू पाने का एक प्रभावी तरीका है। ठीक है, मतलब जीवन की स्थिति क्या है उसको बेहतर ढंग से हम कैसे समझ सकते हैं, उन पर काबू पाने का एक प्रभावी तरीका है। आगे बढ़ते हैं, ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है 1.4 लिंकिंग आर्ट एजुकेशन विथ मल्टीपल इंटेलिजेंस। यहाँ पर पूछा है कि कला शिक्षा और बुद्धिमत्ता का संबंध। तो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले बहुबुद्धिमत्ता, मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत देख लेते हैं। आपको पता है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी जो है वो हॉवार्ड गार्डनर ने दी थी। इसमें 9 टाइप्स ऑफ बुद्धि के बारे में बात की गई थी, जो इंटेलिजेंस के बारे में बात की गई थी, जिसमें गार्डनर के अनुसार सभी व्यक्तियों में कई प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती हैं, जैसे अलग अलग क्षेत्रों में व्यक्त होती हैं, जैसे भाषाई, गणितीय, संगीत, शारीरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक और व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता। ठीक है, तो अलग अलग टाइप की अलग अलग टाइप की बुद्धिमत्ता होती है जो अलग अलग क्रिएटिविटी लाती। किसी को मतलब बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो एक्सप्रेस बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत सारे मैथ में अच्छे होते हैं, बहुत सारे संगीत में बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग बुद्धि होती है। कला शिक्षा और बहुबुद्धि का संबंध क्या है वो देख लेते हैं। तो संगीतात्मक बुद्धिमत्ता जो है, कला शिक्षा में संगीत, ध्वनि, लय की समझ को बढ़ाने से विद्यार्थियों में संगीतात्मक बुद्धिमत्ता का विकास होता है। मतलब ये भी एक तरीके का आर्ट फॉर्म है, संगीत भी एक तरीके का आर्ट फॉर्म है। तो इसमें क्या होता है, जो ध्वनि होती है, लय को समझने और बढ़ाने में विद्यार्थियों की मदद करती है। दूसरा, दृश्य स्थानिक बुद्धिमत्ता। चित्रकला और मूर्तिकला जैसी गतिविधियां विद्यार्थियों की दृश्य स्थानिक बुद्धिमत्ता को प्रोत्साहित करती हैं, जिससे वे रूप, आकार और स्थान के बारे में बेहतर सोच सकते हैं। जैसे बहुत लोग कहीं पे जाते हैं तो वहाँ की चीज़ें देख के बहुत अच्छा डिस्क्राइब करते हैं, वहाँ का आकार कैसा है, स्थान कैसा है, रूप कैसा है, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट है शारीरिक काइनेस्थेटिक बुद्धिमत्ता। तो इसमें नृत्य आ गया, डांस आ गया, शारीरिक कला, मूर्तिकला जैसे शारीरिक अभिव्यक्तियों से शारीरिक बुद्धिमत्ता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है सामाजिक बुद्धिमत्ता। सामाजिक बुद्धिमत्ता जो होती है, समूह गतिविधियों और कला प्रदर्शन में विद्यार्थियों की सामाजिक बुद्धिमत्ता में सुधार होता है, क्योंकि ये सहयोग, समझ और संवाद के कौशल को बढ़ाता है। व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता। व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता जो होती है, कला में खुद को व्यक्त करने की प्रक्रिया में आत्म साक्षात्कार और आत्म समझ विकसित होती है। कला शिक्षा का महत्व क्या है? कला शिक्षा बुद्धिमत्ता के सिद्धांत के अनुरूप विद्यार्थियों के विभिन्न प्रकार के कौशलों और क्षमताओं को बढ़ावा देती है। ठीक है, जो उनके जो भी कौशल होते हैं, जो भी स्किल्स होती हैं, उनको बढ़ावा मिलता है। इससे उन्हें अलग अलग बुद्धिमत्ताओं के माध्यम से सीखने और व्यक्त करने का अवसर प्रदान करती है, जिससे समग्र विकास होता है। ठीक है, उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, या हम बोल सकते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। 1.5 है अंडरस्टैंडिंग इमर्जिंग एक्सप्रेशन ऑफ आर्ट बाय स्टूडेंट। छात्रों द्वारा उभरती हुई कलात्मक अभिव्यक्तियों को समझना।
उभरती कलात्मक अभिव्यक्तियाँ। तो छात्र द्वारा उभरती हुई कलात्मक अभिव्यक्तियाँ उन नवीन रचनाओं और विचारों को दर्शाती हैं जो पारंपरिक कला रूपों से बाहर जाकर व्यक्त करते हैं। कलात्मक अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है? उन नवीन रचनाओं, जो नई रचनाएं होती हैं, विचार होते हैं, उनको दर्शाती हैं। ठीक है, जो बाहर जाके हम व्यक्त कर सकते हैं। ये अभिव्यक्तियां समाज, सांस्कृतिक, तकनीकी और प्रगति व्यक्तिगत अनुभवों से प्रेरित होती हैं। किससे प्रेरित होती हैं? समाज, संस्कृति, तकनीकी, प्रगति और व्यक्तिगत अनुभव जो होता है। ठीक है, तकनीकी और डिजिटल कला का मतलब क्या होता है? आजकल छात्र पारंपरिक कला के अलावा डिजिटल कला, जो ग्राफिक डिज़ाइंस होते हैं, वीडियो कला का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कंप्यूटर के माध्यम से या टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम करते हैं। सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से छात्र अपनी कला को व्यापक रूप से साझा करते हैं, जो कला एक नई दिशा को जन्म देता है। सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ता है? तो छात्र अपनी कला में सामाजिक मुद्दों जैसे पर्यावरण, समानता, मानव अधिकारों पर विचार व्यक्त कर रहे हैं। ये कलात्मक अभिव्यक्तियां समाज की स्थिति और बदलाव की आवश्यकता को उजागर करती है। व्यक्तिगत और मानसिक अनुभव। कला अब सिर्फ बाहरी दुनिया की अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत और मानसिक अनुभव जैसे तनाव, चिंता, आत्मान्वेषण को भी व्यक्त करने का माध्यम बन चुकी है। ठीक है, मतलब जो भी हमारे अनुभव होते, मानसिक तनाव होते हैं, चिंता होती है, या फिर हमें कुछ सर्च करना होता है, अन्वेषण करना होता है, एनालिसिस करना होता है, या फिर कोई भी चीज़ व्यक्त करनी होती है, तो हम क्या करते हैं? कला का यूज़ करते हैं। ये छात्रों को आत्म साक्षात्कार और मानसिक शांति प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है। मतलब हम सेल्फ इंटरव्यू कर सकते हैं, सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं, हम क्या हैं, क्यों हैं, मानसिक शांति मिलती है इससे। कला शिक्षा का प्रभाव। कला शिक्षा छात्रों को अपनी भावनाओं, विचारों और विचारधाराओं को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का मंच प्रदान करती है। ठीक है, यहाँ पर उसकी जो भावनाएं हैं, विचार हैं, विचारधाराएं हैं, उसको स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का मंच, एक प्लेटफॉर्म प्रदान करती है। ये उनकी रचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करती है और कला के माध्यम से उनकी समग्र व्यक्तित्व का विकास करती है। ठीक है, इसमें समग्र व्यक्तित्व का विकास होता है। आगे बढ़ते हैं। यूनिट 2 है परफॉर्मिंग आर्ट, डांस एंड म्यूज़िक। 2.1 है रेंज ऑफ आर्ट एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू डांस एंड म्यूज़िक। तो यहाँ पर नृत्य और संगीत से संबंधित कला गतिविधियों की सीमा, रेंज मतलब सीमा होती है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं नृत्य से संबंधित कला गतिविधियाँ, मतलब उससे रिलेटेड, जो डांस से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होती हैं वो कौन सी होती हैं। तो कला के विभिन्न रूप होते हैं, जैसे नृत्य में शास्त्रीय, आधुनिक, लोक, समकालिक कालीन शैलियाँ शामिल हैं। ये सारे डांस फॉर्म हैं। ठीक है, क्लासिकल आपने सुना होगा, मॉडर्न सुना होगा, लोक और समकालीन शैलियाँ, ये सारी उसके डांस फॉर्म है। प्रत्येक शैली में विशिष्ट शारीरिक मुद्राएं, लय और भावनाएं व्यक्त की जाती हैं। नृत्य वर्कशॉप जो है, नृत्य के विभिन्न रूपों में कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है, जहां शारीरिक अभिव्यक्ति और लय और सामूहिक नृत्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं। नृत्य प्रदर्शनी क्या होती है? मंच पर नृत्य प्रदर्शनी की प्रस्तुतियाँ की जाती हैं, जो छात्रों को प्रदर्शन कला में संलग्न होने के अवसर देती हैं। डांस थेरेपी क्या है? मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए नृत्य का उपयोग होता है, जहाँ व्यक्ति भावनात्मक रूप से स्वस्थ रहते हैं और विचारों को शारीरिक रूप से व्यक्त करते हैं। डांस क्या है? एक थेरेपी है। अगर आप डांस करते हैं तो आप फिट रहते हैं। संगीत से संबंधित कला गतिविधियाँ, मतलब म्यूज़िक से संबंधित कला गतिविधियाँ कौन सी हैं? संगीत अभ्यास। विभिन्न संगीत शैलियों जैसे शास्त्रीय, लोकप्रिय, जैज़ या लोक संगीत में छात्रों का अभ्यास कराया जाता है। अलग अलग जो डांस फॉर्म होते हैं उसमें अलग अलग अभ्यास कराया जाता है। संगीत कार्यशालाएँ। संगीत के विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए समूह या व्यक्तिगत कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है, जैसे वाद्य यंत्र बजाना, गायन या संगीत निर्माण। ठीक है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे गिटार हो गया, जैसे पियानो हो गया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिनका यूज़ किया जाता है। संगीत प्रस्तुतियाँ।
मंच पर संगीत प्रस्तुतियाँ और कंसर्ट आयोजित किए जाते हैं, जैसे डांस के कॉन्सर्ट होते हैं या फिर कहीं पर मतलब बहुत सारे कॉन्सर्ट होते हैं जिसमें संगीत की प्रस्तुतियाँ हो सकती हैं, जहाँ छात्र अपनी संगीत प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। संगीत थेरेपी संगीत का उपयोग मानसिक और भावनात्मक संतुलन को बनाए रखने के लिए किया जाता है, जिसमें छात्र को अपनी भावनाओं को संगीत के माध्यम से व्यक्त करने का मौका मिलता है। यहाँ पर संगीत थेरेपी का मतलब क्या है? जो व्यक्ति ऐसे होते हैं जो जैसे मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ा है, कोई डांस के माध्यम से चीज़ें ज़्यादा सीखता है, कोई म्यूज़िक के माध्यम से, संगीत के माध्यम से सीखता है, किसी की भाषाई बुद्धि अलग होती है, तो अलग अलग प्रकार की सबकी बुद्धि होती है। तो उसी तरीके से संगीत थेरेपी का काम क्या होता है, मतलब जिनको संगीत बहुत अच्छा लगता है वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए संगीत का उपयोग कर सकते हैं। नृत्य और संगीत का संयोजन से जो संबंधित गतिविधियाँ होती हैं, जैसे नृत्य संगीत की प्रस्तुतियाँ, डांस और म्यूज़िक को एक साथ मिलाकर रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जैसे नृत्य के साथ संगीत की लाइव धुनों का प्रदर्शन कर सकते हैं। संगीत और नृत्य का उपयोग सहयोग की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जाता है। संगीत इसमें नृत्य और संगीत के बीच सामंजस्यपूर्ण तालमेल विकसित करने के लिए दोनों के बीच सहयोग की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, अलग अलग वो होते हैं, म्यूज़िक और संगीत दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों को एक साथ सामंजस्यपूर्ण, मतलब जो संगीत के बोल होते हैं उसके अनुसार डांस परफॉर्म किया जाता है, तो दोनों का सहयोग होता है। 2.2 है एक्सप्रेसिंग, रिस्पॉन्डिंग एंड अप्रिशिएटिंग डांस एंड म्यूजिक। नृत्य और संगीत का अनुभव करना, प्रतिक्रिया देना, सराहना करना। तो अनुभव एक्सपीरियंसिंग जो है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। नृत्य और संगीत का अनुभव करना, इन कलाओं को सीधे अनुभव करना होता है, जैसे नृत्य प्रदर्शन देखना या संगीत सुनना। ठीक है, यहाँ पर आप किसी का डांस देख रहे हैं या संगीत सुन रहे हैं, उसका अनुभव करना होता है। ये अनुभव जो होता है दर्शक को संगीत और नृत्य के भावनात्मक, शारीरिक, मानसिक प्रभावों को जोड़ता है। नृत्य और संगीत के दौरान व्यक्ति को लय, गति, ध्वनि और भावनाओं को एक साथ गहरी संवेदात्मक कनेक्शन महसूस होता है। ठीक है, ये है एक्सपीरियंसिंग, जब आप चीज़ों को अनुभव करते हो, कलाओं से सीधे अनुभव करना, जैसे आपने देखा कि डांस देख रहे हो और म्यूज़िक सुन रहे हो। ठीक है, ये होता है अनुभव। नेक्स्ट है प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? संगीत के प्रति प्रतिक्रिया में दर्शक या श्रोता, ऑडियंस होते हैं ना, जब कोई चीज़ कॉन्सर्ट होता है या कोई भी ऐसा कोई एक्टिविटी होती है, मंच होता है, तो उसके पास बैठे होते हैं लोग, देखने वाले होते हैं, तो वो अपने भावनाओं और विचारों, अनुभवों को व्यक्त करते हैं कि बहुत अच्छा डांस किया, कैसा था। ठीक है, प्रतिक्रिया ऐसी भी होती है जैसे नृत्य के साथ तालमेल आना, उनके साथ डांस करना। मानसिक होती है जैसे उसके लय में खो जाना, या भाषाई जैसे टिप्पणी दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि बहुत अच्छा, हुटिंग शूटिंग करते हैं ना लोग, तो वो चीज़ है। नेक्स्ट है प्रतिक्रिया, दर्शक की समझ और आनंद का हिस्सा होती है, जो कला की गहराई को महसूस करने में मदद करती है। ठीक है, नेक्स्ट है अप्रिशिएटिंग, सराहना का मतलब है कला के प्रति सम्मान और समझ दिखाना। नृत्य और संगीत की तकनीकी पहलुओं, रचनात्मक और भावनाओं को गहराई को पहचानने में से आता है। ठीक है, जब आप कला के प्रति सम्मान और समझ दिखाते हैं तो अप्रिशिएटिंग होता है। नृत्य और संगीत हर पहलू, जैसे ताल होता है, राग होता है, गति होती है, उसकी सराहना करते हैं। कला की कठिनाई को समझते हैं, उसमें इमोशनल सपोर्ट करते हैं, कलात्मक प्रक्रिया को समझना भी इसमें शामिल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है 2.3 एक्सपोजर टू सेलेक्टिव बेसिक स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर डांस एंड म्यूजिक। नृत्य और संगीत के लिए आवश्यक चयनित बुनियादी कौशलों का परिचय। तो सबसे पहले इसके बेसिक स्किल्स देख लेते हैं डांस के। नृत्य के बुनियादी कौशल यानी कि बेसिक स्किल्स ऑफ डांस। तो शारीरिक नियंत्रण, इसमें बॉडी पे कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बॉडी की जो स्थिति होती है उस पर कंट्रोल होना ज़रूरी है। इसके लिए फ्लैक्सिबल
बॉडी चाहिए, संतुलन चाहिए और कोऑर्डिनेशन चाहिए बॉडी पे, मतलब लचीलापन चाहिए और संतुलन और समन्वय की आवश्यकता होती, कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होती है। लय ताल पे का कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कला को संगीत की धारा के अनुसार अपने शरीर की गतियों को नियंत्रित करना आता है। मुद्राएं और अभिव्यक्ति, नृत्य की हर मुद्रा और भावभंगिमा दर्शकों के साथ भावनाओं को साझा करती है। ठीक है। सही मुद्रा और भावनाओं को व्यक्त करना एक बुनियादी कौशल है। सामान्य शारीरिक फिटनेस ज़रूरी होती है डांस के लिए। अगर फिटनेस है तो बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप लंबे समय तक डांस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। संगीत के बुनियादी कौशल, संगीत के बुनियादी कौशल में संगीत का ज्ञान, जिसमें राग, ताल, स्वर और ध्वनि की समझ संगीत के बुनियादी कौशल है। संगीतकार को उनका सही उपयोग करना आना चाहिए। सुर और स्वर, संगीत में सुर और स्वर का पकड़ना महत्वपूर्ण है। गायक या वादक को इसे सही ढंग से साधना आता है। ताल और लय, संगीत में ताल और लय को समझना, उसे सही समय पर प्रस्तुत करना एक महत्वपूर्ण कौशल है। संगीत वादक यंत्र बजाना, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, जैसे गिटार है, पियानो है, तबला है, उसका बजाना, उनके साथ संगीत की धारा में तालमेल बनाना आवश्यक होता है। नृत्य और संगीत के बीच संबंध, नृत्य और संगीत का तालमेल एक महत्वपूर्ण कौशल है। नृत्यकार को संगीत के राग और ताल के अनुसार अपने शरीर की गति को समायोजित करना आता है। दोनों में संयोजन के लिए अनुशासन, अभ्यास और ध्यान की आवश्यकता होती है। अगर दोनों का कोऑर्डिनेशन करना है तो उसमें डिसिप्लिन होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए और अटेंशन होना चाहिए। 2.4 है डांस एंड म्यूजिक फैसिलिटेटिंग इंटरेस्ट एमंग स्टूडेंट, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एक्टिविटीज़। नृत्य और संगीत छात्र में रुचि उत्पन्न करना, गतिविधियों की योजना और क्रियान्वयन। तो इसमें रुचि उत्पन्न करने के तरीके क्या हैं? रचनात्मक प्रदर्शन, मतलब रचनात्मक प्रदर्शन का मतलब छात्रों को नृत्य और संगीत के विविध रूपों से प्रदर्शन से अवगत कराना, मतलब कितने डांस फॉर्म हैं, संगीत के विविध रूप क्या हैं, उससे उनको परिचय कराना, उनको इंट्रोड्यूस कराना, ताकि वे कला के विभिन्न शैलियों में रुचि विकसित कर सकें। समयबद्ध कार्यशालाएं, मतलब जो भी वर्कशॉप होते हैं उसमें नियमित रूप से संगीत की कार्यशालाएं आयोजित करना। अगर स्कूल है या फिर कोई जगह है जहाँ पर कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं, वहाँ पर स्टूडेंट्स को लेके जाना, तो जहाँ छात्र अपने कौशलों को सीखकर उसका अभ्यास कर सकें। संगीत और नृत्य का संयोजन, दोनों का कोऑर्डिनेशन क्या होगा, डांस और म्यूज़िक का। छात्रों को नृत्य और संगीत के एक साथ अभ्यास कराने के अवसर देना, ताकि वह इन दोनों का संतुलन समन्वय सीख सकें। ठीक है। योजना बनाना, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले प्लानिंग कर सकते हैं। विविधता, अलग अलग डांस फॉर्म होते हैं, अलग अलग शैली होती हैं, जैसे शास्त्रीय, आधुनिक, लोक और समकालीन शैलियाँ। उनको छात्रों के बीच पेश करना, मतलब जितने भी डांस फॉर्म होते हैं उनको स्टूडेंट के सामने पेश करना, ताकि वो सीख सकें। ठीक है। उम्र और कौशल स्तर के अनुसार गतिविधियां, छात्र की उम्र, उनकी कला में दक्षता के हिसाब से गतिविधियां और परियोजनाएं तैयार करना, मतलब उनका लेवल क्या है स्टूडेंट का और वो कितना गतिविधि में हिस्सा लेते हैं, उस हिसाब से योजना बनाना। संगीत और नृत्य के तत्वों की समझ, छात्रों को संगीत में राग, ताल, सुर, नृत्य की मुद्राओं, लय और शारीरिक नियंत्रण की मूल बातें सिखाना। गतिविधि का क्रियान्वयन, मतलब कैसे इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं एक्टिविटी का। तो एक्टिविटी का इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए संगीत और नृत्य प्रतियोगिताएं आयोजित करना, जिसमें छात्र उसमें हिस्सा ले सकें और अपनी कला का प्रदर्शन कर सकें। दूसरा है समूह प्रदर्शन, मतलब जब भी डांस फॉर्म या फिर म्यूज़िक रिप्रेजेंट कर रहे हो तो टीम वर्क में करना, और जिससे उसमें क्या होगा, सहयोग की भावना उत्पन्न होगी। प्रेरणादायक प्रस्तुतियाँ, कला और के महान कलाकारों की प्रस्तुतियों के माध्यम से छात्रों को प्रेरित करना, उन्हें कला के माध्यम से सम्मान और रुचि विकसित करने के लिए प्रेरित करना। नेक्स्ट, समीक्षा और प्रतिक्रिया, छात्र के प्रदर्शन के बाद उन्हें सकारात्मक प्रतिक्रिया देना, उनके सुधार की दिशा में मार्गदर्शन करना, मतलब हम रिव्यू दे सकते हैं, रिस्पॉन्स, उस पर फीडबैक दे सकते हैं कि अगर स्टूडेंट
का डांस बहुत अच्छा है तो उसमें सकारात्मक प्रतिक्रिया देना, अगर उसमें सुधार की ज़रूरत है तो उन्हें उसके हिसाब से गाइडेंस प्रोवाइड करवाना। आगे बढ़ते हैं। 2.5 डांस एंड म्यूजिक फैसिलिटेटिंग इंटरेस्ट एमंग स्टूडेंट प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एक्टिविटीज़। यहाँ पर विशेष आवश्यकताओं वाले और बिना विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए नृत्य और संगीत के माध्यम से सीखने में सुधार, रणनीतियाँ और अनुकूलन। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए रणनीतियाँ, इसमें व्यक्तिगत दृष्टिकोण का मतलब क्या होता है कि बच्चे की विशेष आवश्यकता जो होती है उनके अनुसार शिक्षा देने के लिए व्यक्तिगत दृष्टिकोण अपनाना पड़ता है। उदाहरण के लिए जैसे ऑटिज़म है, शारीरिक विकलांगता है, किसी भी विकलांगता वाले बच्चे हैं, उनको सटीक और सरल निर्देश देना कि किस तरीके से वो अपनी चीज़ों में या अपने डांस और म्यूज़िक में आगे अच्छा कर सकते हैं। तो जो भी हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो सिंपल और सरल शब्दों में होना चाहिए। नेक्स्ट है दृश्य और शारीरिक संकेत। नृत्य और संगीत के दौरान दृश्य संकेतों और शारीरिक मूवमेंट का उपयोग करना ताकि बच्चे बेहतर तरीके से समझ सकें। मतलब विजुअल वो दे सकते हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं तो कोई विजुअल क्यूज़ हैं जो हम दे सकते हैं, या फिज़िकल साइन दे सकते हैं। जैसे लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो हाथों को लहराते हैं, तो इस तरीके से हम फीडबैक दे सकते हैं। सकारात्मक प्रतिक्रिया, बच्चों की कला में प्रयासों की सराहना और प्रोत्साहन देना जिसमें आत्मसमर्पण और आत्मविश्वास बढ़ सके। जब उन्हें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है तो क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। विशेष उपकरण का उपयोग, वाद्य यंत्र मतलब जो भी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको शारीरिक समर्थन के लिए अनुकूलित उपकरणों का उपयोग करना। जैसे जो भी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनका उपयोग करने के लिए आरामदायक उपकरण दे सकते हैं। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए रणनीतियाँ, तो रणनीतियाँ का क्या बना सकते हैं, रचनात्मक स्वतंत्रता, बच्चों को संगीत में और या फिर डांस में उनकी जो रचनात्मकता है उसको व्यक्त करने के लिए हमें फ्रीडम देनी चाहिए ताकि वह अपनी कला में व्यक्तिगत छाप छोड़ सकें। समूह गतिविधियां, नृत्य और संगीत के माध्यम से जो भी समूह में कार्य होते हैं जिससे बच्चों में सहयोग और सामूहिक सीखने की भावना विकसित होती है। संगीत और नृत्य में विविध रूप, शास्त्रीय, आधुनिक, लोक और समकालीन नृत्य या संगीत शैलियों में बच्चों को परिचित कराना ताकि उनकी कला में विविधता आए। दोनों प्रकार के बच्चों के लिए सामान्य अनुकूलन हो सकता है। जो भी इंस्ट्रक्शन हो वो सरल और स्पष्ट शब्दों में दे सकते हैं। भाषा उनकी क्लियर होनी चाहिए ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आए। दूसरी चीज़, संगीत और समय का ध्यान रखना, संगति और समय का ध्यान रखना। नृत्य और संगीत की गतिविधियों को बच्चों की शारीरिक मानसिक क्षमता के हिसाब से मतलब वैसे ही डिज़ाइन करना। किसी को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, किसी को कम टाइम चाहिए, तो उसके हिसाब से डिज़ाइन करना। स्मार्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करना, जैसे संगीत बनाने के लिए टैबलेट या संगीत निर्माण ऐप्स, बहुत सारे ऐसे ऐप्स होते हैं जिनका उपयोग करना जिससे आकर्षक और शैक्षिक हो सकते हैं। यूनिट 3 है, मॉड्यूल 3, परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड ड्रामा। 3.1 है, रेंज ऑफ आर्ट एक्टिविटीज़ इन ड्रामा, जिसमें नाटक में कला गतिविधियों की सीमा पूछा है। तो इसमें सबसे पहले भूमिका चित्रण होता है। रोल प्ले में क्या होता है, जो भी पात्र होते हैं वो अपनी भूमिकाएं निभाते हैं जिसमें चरित्र निर्माण, संवाद और भावनाओं को व्यक्त करने का अभ्यास होता है। दूसरा, ये गतिविधि बच्चों को अपने विचारों और भावनाओं को नए दृष्टिकोण से देखने में मदद करती है। नेक्स्ट है स्टेज परफॉर्मेंस, मंच प्रदर्शन। तो इसमें नाटक जो भी होता है वो मंच पर होता है, उसको प्रस्तुत करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है जिससे उनका जो अभिनय होता है, वो जो एक्टिंग करते हैं, मंच संचालन और दर्शकों के सामने प्रदर्शन का अनुभव मिलता है। इसमें समूह कार्य होता है और मतलब जो भी सामूहिक तालमेल होती है वो अच्छी होती है। म्यूज़िक एंड साउंड इफ़ेक्ट्स, नाटक में संगीत और ध्वनि प्रभावों का प्रयोग किया जाता है, साउंड इफ़ेक्ट का यूज़ किया जाता है जो कहानी के भावनाओं और माहौल को सशक्त बनाते हैं। छात्रों को ध्वनि उपकरणों का प्रयोग और संगीत की रचना के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। स्क्रिप्ट राइटिंग, नाटक लेखन, छात्रों को नाटक लेखन की प्रक्रिया से परिचित कराया जाता है जिसमें वे पात्र, संवाद और घटनाओं को
सृजित करते हैं। मतलब उनका उनका कैरेक्टर क्या होगा, किस तरीके से कम्युनिकेशन करेंगे और घटना क्या होगी। ठीक है। ये छात्रों को रचनात्मक लेखन और सोचने की क्षमता को विकसित करने में मदद करता है। नेक्स्ट है स्टेज डिज़ाइन एंड सेट क्रिएशन, मंच डिज़ाइन और सेट निर्माण। छात्रों को मंच की सजावट, सेट डिज़ाइन, प्रकाश व्यवस्था के बारे में सिखाया जाता है ताकि वह नाटक के दृश्यात्मक पक्ष को समझ सकें। ये दृश्य कला और तकनीकी कौशल का संयोजन है जो नाटक के प्रभावों को बढ़ाता है। नेक्स्ट है इम्प्रोविजेशन। ये गतिविधि छात्रों को बिना स्क्रिप्ट के अभिनय करने से प्रेरित करती है। वे किसी परिस्थिति या चरित्र को कल्पनाशील तरीके से प्रस्तुत करते हैं। इसमें उनके त्वरित सोचने और समझने की जो रचनात्मकता होता है, क्रिएटिविटी होती है, उसको बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट है मास्क एंड मेकअप। नाटक में विभिन्न पात्रों को जीवित करने के लिए मास्क और मेकअप का उपयोग किया जाता है जो दृश्यात्मक प्रभाव को सशक्त करता है। ये छात्रों को दृश्य कला और पात्रों के निर्माण में संलग्न करता है। नेक्स्ट है 3.2 एक्सपीरियंसिंग, रिस्पॉन्डिंग एंड अप्रिशिएटिंग ड्रामा। नाटक का अनुभव करना, प्रतिक्रिया देना और सराहना करना। तो एक्सपीरियंसिंग का मतलब क्या होगा, मतलब नाटक का अनुभव करना दर्शक या अभिनेता के रूप में। मतलब जब आप ऑडियंस होते हैं, देखते हैं, तो उससे बहुत सारे मतलब जिसमें दृश्य, संवाद, अभिनय और मंच की क्रियाओं को महसूस किया जाता है, तो ये अनुभव होता है। नाटक का अनुभव दर्शकों को कहानी और पात्रों की भावनाओं से जोड़ता है। जो भी उसमें कैरेक्टर होते हैं, उनमें जो भी कहानी होती है, उनसे आप कनेक्ट हो पाते हैं। यहाँ अनुभव व्यक्तिगत या सामूहिक रूप में हो सकता है जो दर्शकों को नाटक के हर पहलू में डूबने का अवसर देता है। दूसरी चीज़ है प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्डिंग टू ड्रामा। जब भी आप नाटक देखने जाते हैं तो उसका जो भी अभिनय होता है, दर्शक या कलाकार की प्रतिक्रियाएं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगर आप रिस्पॉन्स करते हो तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे हंसी है, आंसू है, तालियां हैं। अब बहुत ज़्यादा खुश हुए तो हंसी आती है, बहुत ज़्यादा उसमें इमोशनल सीन हुए तो रोना आता है। तो ऐसी प्रतिक्रियाएं होती हैं। विचार विमर्श भी इसमें शामिल होता है। इसमें दूसरी चीज़ है अप्रिशिएटिंग जो है, आप जब भी नाटक देखते हैं तो उसकी सराहना करते हैं। उसमें पॉजिटिव उसका जो मंच है, उसकी सजावट है, संगीत है, उसमें जो कैरेक्टर हैं, जब हम उसकी सराहना करते हैं तो वो होता है अप्रिशिएटिंग। एक अच्छे नाटक की सराहना में अभिनेता के प्रयास, नाटक की रचनात्मकता और सांस्कृतिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत संदेश की पहचान करना शामिल होता है। मतलब उसमें क्या संदेश छुपा होता है। कोई भी मूवी आती है, कोई भी नाटक होता है, तो वो किसी न किसी मैसेज पर आधारित होता है। 3.3 है एक्सपोजर टू सेलेक्टिव बेसिक स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर ड्रामा। मतलब कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं ड्रामा के लिए। नाटक के लिए आवश्यक चयनित बुनियादी कौशल का परिचय। तो सबसे पहले एक्टिंग स्किल्स ज़रूरी है जो सही तरीके से होनी चाहिए। नाटक में उनकी जो भी भावनाएं होती हैं, जैसे जब खुशी हो तो खुशी व्यक्त कर सके, दुख हो तो दुख व्यक्त कर सके, गुस्सा हो तो गुस्सा दिखा सके, भय हो तो भय, ये सारी चीज़ें सही से एक्ट कर पाए। शारीरिक अभिव्यक्ति, इसमें अभिनय में जो शरीर की मुद्रा है, चेहरे के हाव भाव हैं, फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्वर नियंत्रण, सही आवाज़ और लहजे में संवाद। मतलब आवाज़ अच्छी होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, और जो लहजा हो, बहुत ज़्यादा किसी को डांटना है तो उसी लहजे में, ताकि पात्र का मर्म और स्थिति स्पष्ट हो सके। दूसरी चीज़ है संचालन कौशल, डायरेक्टिंग स्किल्स। जो डायरेक्ट कर रहा हो, डायरेक्टर होता है, जैसे जो मार्गदर्शन देता है, दृष्टिकोण और मार्गदर्शन। नाटक के निर्देश कलाकारों के प्रदर्शन के विभिन्न पहलुओं को सही दिशा में मार्गदर्शन करना होता है। मंच डिज़ाइन, निर्देशन के मंच पर दृश्यों का सर्जन और दृश्यों तक पहुंचाने के लिए सही डिज़ाइन बनानी होती है। टीम वर्क स्किल्स ज़्यादा ज़रूरी है ताकि कोऑर्डिनेशन हो सके, बेहतर मतलब जो भी नाटक है वो बहुत अच्छा हो सके। समूह में संवाद, समय, मंच पर स्थान का सही तालमेल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डायलॉग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। नाटक के जो भी पात्र हैं, जो भी कैरेक्टर हैं, उनके जो भी संवाद हैं, स्पष्ट और प्रभावशाली तरीके से बोलना आवश्यक है। तालमेल होना चाहिए, जो भी संवाद है, जो भी कम्युनिकेशन है, उनके बीच सही लय और गति बनाए रखना।
स्टेज स्किल्स, मंच कौशल है, मंच पर चलना, जैसे मंच पर सही दिशा और गति में चलने की क्षमता ताकि प्रदर्शन आकर्षक लगे। मंच पर स्थान का उपयोग, मंच पर विभिन्न स्थानों का सही तरीके से उपयोग करना ताकि दृश्य वास्तविक लगे, जो भी चीज़ें हैं वो वास्तविक लगें, ये नहीं कि बहुत सारी चीज़ें आपने रख ली और फिर वो बहुत ज़्यादा हौच पौच चीज़ें नहीं हों। 3.4 है ड्रामा फैसिलिटेटिंग इंटरेस्ट एमंग स्टूडेंट प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एक्टिविटीज़। नाटक में छात्रों में रुचि उत्पन्न करना, योजना बनाना और गतिविधियों का क्रियान्वयन। रुचि उत्पन्न करने के उपाय क्या होंगे? रचनात्मक खेल, जैसे बहुत सारे नाटक की मूल बातें सिखाने के लिए खेल खेल में गतिविधियां आयोजित कर सकते हैं। स्वतंत्र अभिनय करवा सकते हैं, इम्प्रोवाइजेशन करवा सकते हैं, रोल प्ले करवा सकते हैं। नाटक का अनुभव, छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा नाटक देखने के लिए और भाग लेने के लिए अवसर देना। सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू, नाटक और बच्चों के रोजमर्रा के अनुभव और सामाजिक मुद्दों या संस्कृति से जोड़कर प्रस्तुत करना ताकि वे अपनी पहचान और नाटक के बीच एक संबंध महसूस करें। नेक्स्ट है योजना बनाना, विविध प्रकार के नाटक, छात्रों के विभिन्न शैलियों के नाटक, जैसे शास्त्रीय है, आधुनिक है, हास्य है, मतलब ये नाटक के टाइप हैं, नाटकों से परिचित कराना। उम्र और क्षमता के अनुसार, जैसे उनकी उम्र है और उनकी जो कैपेसिटी है उनके अनुसार उन्हें सिखाएं ताकि वे आनंद लें और कुछ नया सीखें। रचनात्मकता, उनकी जो भी क्रिएटिविटी है वो बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा गतिविधियों को हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो नाटक की प्रस्तुतियाँ करवा सकते हैं, इस किट्स की प्रस्तुतियाँ करवा सकते हैं, रंग मतलब एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं जहाँ पर वो अभिनय करें। समूह में अभिनय करवा सकते हैं, समीक्षा और प्रतिक्रिया, उस पर छात्रों के प्रदर्शन जब भी करवाएं तो उसके बाद उनको पॉजिटिव हम वो रिस्पॉन्स दे सकते हैं, सुधार के लिए मार्गदर्शन कर सकते हैं, बहुत सारे वर्कशॉप आयोजित कर सकते हैं। 3.5 है इनहेंसिंग लर्निंग थ्रू ड्रामा फॉर चिल्ड्रन विथ एंड विदाउट स्पेशल नीड्स स्ट्रेटेजी एंड एडॉप्टेशन। विशेष और सामान्य आवश्यकता वाले बच्चों के लिए नाटक के माध्यम से शिक्षा में सुधार, रणनीतियाँ और अनुकूलन। समूहगत गतिविधियाँ, बच्चों को एक साथ नाटक करने के लिए प्रेरित करें जिससे वे सहयोग और संवाद और सामाजिक कौशल विकसित कर सकें। दूसरी चीज़, जो भी हम दिशा निर्देश देते हैं, जो भी डायरेक्शन देते हैं वो सरल भाषा में होना चाहिए। विजुअल सपोर्ट देना चाहिए, जैसे चित्र है, फ्लैश कार्ड है, इन्फोग्राफिक्स का उपयोग कर सकते हैं। संगीत और ध्वनियाँ, इसमें नए वातावरण में अधिक शामिल करने के लिए संगीत और ध्वनियों का उपयोग कर सकते हैं। इसमें बच्चों की जो एकाग्रता है, सहभागिता है वो बढ़ेगी। शारीरिक गतिविधियां और हाव भाव, फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर, पोस्चर अच्छा होना चाहिए। सकारात्मक प्रोत्साहन देना चाहिए। इसमें सुनने के कौशल का विकास होता है। कहानी और पात्रों का अनुकूलन करना चाहिए ताकि सबको समझ में आए। बच्चों की क्षमता के अनुसार, उनके रुचि के अनुसार अनुकूलित कर सकते हैं। व्यक्तिगत अनुकूलन, प्रत्येक बच्चे की जो विशेषताएं हैं या आवश्यकताएं हैं उनको ध्यान रखते हुए अनुकूलन करना चाहिए। समय और स्थान का अनुकूलन करना चाहिए, मतलब ऐसा समय होना, ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ पर ज़्यादा दिक्कत नहीं हो बच्चों को, और समय उनके बच्चों की नीड के अनुसार, बच्चों की आवश्यकता के अनुसार डिज़ाइन करना चाहिए। मॉड्यूल 4 है, यूनिट 4 है विजुअल आर्ट्स। 4.1 है रेंज ऑफ आर्ट एक्टिविटी इन विजुअल आर्ट्स, जिसमें दृश्य कला में कला की गतिविधियाँ। तो इसमें सबसे पहले पेंटिंग है। पेंटिंग क्या होता है? रंगों का उपयोग कर चित्र बनाना, तेल, जल रंग, एक्रिलिक, चारकोल आदि के माध्यम से कला बनाई जाती है। ठीक है। शिल्पकला, क्या होता है? क्राफ्ट होता है, हाथ से बनाए गए कलात्मक कार्य, जैसे मिट्टी है, कागज है, लकड़ी के धातु आदि से बनाए गए वस्त्र या फिर मूर्तियाँ, या फिर इसके अलावा और भी जैसे कार्ड्स वगैरह बनते हैं, वो सारी चीज़ें क्राफ्ट में आते हैं। मूर्तिकला, कठोर पदार्थ जैसे पत्थर, लकड़ी, धातु, मिट्टी आदि से आकार देना, ये कला के आकार और रूपों का निर्माण करते हैं। ग्राफिक्स डिज़ाइंस क्या होते हैं? ग्राफिक डिज़ाइंस होती हैं कंप्यूटर या हाथ से डिज़ाइन बनाए जाते हैं, जैसे पोस्टर है, बुक कवर है, या विज्ञापन है, लोगो है किसी चीज़ का, ये चीज़ें। फोटोग्राफी, कैमरे के माध्यम से दृश्यों को कैद करना, इसमें डिजिटल या फिल्म कैमरे का इस्तेमाल किया जाता है।
मुद्राएं कला जो होती हैं मुद्रण कला जो होते हैं विभिन्न तकनीकों से छापों जो प्रिंट्स होते हैं उनका निर्माण करना, जैसे लिथोग्राफिक, स्क्रीन प्रिंटिंग। मॉडर्न आर्ट जो होता है इसमें परंपरागत तरीकों से हटकर नई तकनीकों का इस्तेमाल करके कलात्मक अभिव्यक्ति। स्थापत्य कला भवनों, संरचनाओं और अन्य निर्माण का डिज़ाइन, जो भी मतलब हम जो घर बनवाते हैं या फिर किसी चीज़ का निर्माण करते हैं उसके लिए जो ब्लूप्रिंट होता है, अन्य विज्ञान या डिज़ाइन का मेल होता है। वस्त्रकला क्या होती है, जो कपड़ों पर होती है, चित्र जैसे बुनाई, कढ़ाई या अन्य तकनीक। विजुअल आर्ट थ्योरी कला के तत्वों और सिद्धांत का अध्ययन, जैसे रंग, रूप, रेखाएं, संरचना, ये सारी चीज़ें कैसी होनी चाहिए। 4.2 है एक्सपीरियंसिंग, रिस्पॉन्डिंग एंड अप्रिशिएटिंग विजुअल आर्ट। तो इसमें दृश्य कला का अनुभव, प्रतिक्रिया और सराहना। अनुभव करना क्या होगा, इसमें आत्मीयता, बच्चों और वयस्कों को कला के माध्यम से भावनात्मक रूप से जुड़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। ये प्रक्रिया व्यक्ति को कला के प्रति संवेदनशील बनाती है। दृश्यों का अवलोकन, जैसे कोई भी चित्र है, मूर्ति है या अन्य कोई कला है तो उसको ध्यान से देखना ताकि उनकी जो संरचना है, रंग है, रूप है और आकार है उसको समझा जा सके। संगठित वातावरण, कला के अनुभव को एक शांतिपूर्ण और प्रेरणादायक स्थान पर देखा जाना चाहिए जिससे ध्यान केंद्रित हो सके। रिस्पॉन्डिंग क्या होगा, भावनात्मक प्रतिक्रिया, जो इमोशनल फीडबैक होता है, जैसे कला का अनुभव करते समय आपको जो महसूस होता है बहुत अच्छा बना है ये, तो ऐसे इसमें डिज़ाइन किया गया है, तो इस तरीके से हम रिस्पॉन्स कर सकते हैं। उसे करना और व्यक्तिगत अनुभव और भावनाओं को समझने में मदद करता है। सामूहिक चर्चा, कला पर विचार साझा करने के लिए समूह गतिविधियां आयोजित करें जहां बच्चे या वयस्क अपनी प्रतिक्रियाएं, विचार और व्याख्याएं साझा कर सकते हैं। कला का विश्लेषण, कला के विभिन्न पहलू जैसे रंग, रचनाएं, भावनाओं और संदेशों पर चर्चा कर सकते हैं। सराहना करना, अप्रिशिएटिंग आर्ट, कला की विविधता को समझना, विभिन्न कला रूपों और शैलियों, कलाकारों को जानने और समझने का प्रयास करें। ये कला की गहरी सराहना को बढ़ावा देता है। कला का मूल्यांकन, कला का मूल्य केवल उसकी सुंदरता में नहीं बल्कि उसकी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक भावनात्मक महत्ता में भी है। आलोचनात्मक सोच, कला के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाना जिससे बच्चों या दर्शकों को कला की गहरी समझ विकसित हो सकती है। 4.3 है एक्सपोजर टू सेलेक्टिव बेसिक स्किल्स इन विजुअल आर्ट्स, मतलब दृश्य कला में चयनित बुनियादी कौशल का प्रदर्शन। तो रंगों का उपयोग, मतलब इसमें ये समझना आना चाहिए कि विभिन्न रंग, कौन कौन से रंग है और वो उसमें कौन से भावनात्मक प्रभाव को जान सकते हैं लोग। रंगों को मिलाना आना चाहिए कि इन दो रंग मिलाने से कौन से तीसरे रंग का निर्माण होता है। रूप और रेखाएं, शेप और लाइंस का ज्ञान होना चाहिए। विभिन्न प्रकार की जो भी रेखाएं होते, सिद्ध, वक्र, खंडित, उनका निर्माण करना। आकृतियों का मतलब आकृतियों का परिचय होना चाहिए। बुनियादी आकार जैसे वृत्त, वर्ग, त्रिकोण और उनके संयोजन से जो भी चित्र बनते हैं वो आना चाहिए। पारदर्शिता और छायांकन, छाया देना, प्रकाश और छाया का अध्ययन कर वस्तुओं की गहराई और रूप को प्रदर्शित करना। पारदर्शिता, रंगों और माध्यमों के पारदर्शी गुणों का उपयोग करके कला में विविधता लाना। कंपोजिशन एंड बैलेंस, संरचना और संतुलन। तो संतुलन जो होता है चित्र के विभिन्न हिस्सों में के बीच संतुलन बनाए रखना, जैसे एक समान या विषमतापूर्ण संतुलन। संरचना क्या होता है, कला के विभिन्न तत्वों जैसे रंग, रूप, आकार का सामंजस्यपूर्ण तरीके से संयोजन करना। कला माध्यम का चयन, मीडियम सेलेक्शन, विभिन्न माध्यमों का उपयोग जैसे जल रंग, तेल रंग, एक्रिलिक कलर होता है, चारकोल होता है, उनका चयन करना। मल्टीमीडिया, विभिन्न कला रूपों का मिश्रण जैसे चित्रकला के साथ कोलाज या अन्य सामग्रियां बनाना। गतिविधि और अभिव्यक्ति, मूवमेंट एंड एक्सप्रेशन, गति का चित्रण, कला में गति और परिवर्तन को दर्शाने के लिए रेखाओं और रंगों का उपयोग करना। भावनात्मक अभिव्यक्ति, कला के माध्यम से भावनाओं और विचारों की अभिव्यक्ति करना। वास्तविकता और अमूर्तता, रियलिज्म एंड एब्स्ट्रैक्शन, वास्तविक चित्रण वस्तुओं या दृश्यों या यथासंभव चित्रण। अमूर्त कला रचनात्मकता और कल्पना के आधार पर अमूर्त रूपों का निर्माण करता है।
4.4 है आर्ट एजुकेशन फैसिलिटेटिंग इंटरेस्ट एमंग स्टूडेंट, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन एक्टिविटीज़। कला शिक्षा छात्रों में रुचि बढ़ाना, गतिविधियों की योजना और कार्यान्वयन। रुचि उत्पन्न करना कैसे कर सकते हैं? प्रेरणादायक उदाहरण दे सकते हैं, जैसे प्रसिद्ध कलाकार हैं उनकी कृतियाँ दिखा सकते हैं। विविध कला के रूपों में परिचय दे सकते हैं, जैसे चित्रकला है, मूर्तिकला है, कागज कला आदि के रूपों से छात्रों को परिचित करवा सकते हैं। नेक्स्ट है गतिविधियों का आयोजन गतिविधियों की योजना। आसान शुरुआत कर सकते हैं, विभिन्न माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे जल रंग है, चारकोल है, पेंसिल है। समय का ध्यान रख सकते हैं, बच्चों के ध्यान अवधि के अनुसार गतिविधियां निर्धारित कर सकते हैं। गतिविधियों का कार्यान्वयन, प्रदर्शन और साक्षात्कार कर सकते हैं। मतलब जो भी कला के कार्य होते हैं उनके बारे में छात्रों से चर्चा कर सकते हैं। समूह कार्य होते हैं, समूह कार्य में बच्चों के समूहों में काम करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। टीम वर्क और सहयोग सिखा सकते हैं। सकारात्मक प्रोत्साहन दे सकते हैं। समीक्षा और फीडबैक, समूह चर्चा कर सकते हैं जो भी कला है या परियोजना है उनके बारे में, और सकारात्मक आलोचना कर सकते हैं, जैसे बच्चों को कला सुधारने के लिए क्या क्या करना चाहिए। 4.5 है enhancing learning through visual arts of children with and without special need strategy and adaptation। विशेष और सामान्य आवश्यकता वाले बच्चों के लिए दृश्य कला के माध्यम से शिक्षा में सुधार, रणनीतियाँ और अनुकूलन। तो संगठित और सरल निर्देश दे सकते हैं। विजुअल सपोर्ट का उपयोग कर सकते हैं, जैसे चित्र है, फ्लैश कार्ड है, इन्फोग्राफिक्स का उपयोग कर सकते हैं। समूह कार्य और सहयोग को बढ़ावा दे सकते हैं। समूह कार्य करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। संगीत और ध्वनियों का उपयोग कर सकते हैं, जिससे उनकी समझ बढ़ेगी। शारीरिक गतिविधियां करवा सकते हैं, जैसे मुद्राएं हैं, हाव भाव हैं, फेशियल एक्सप्रेशन है, जेस्चर पोस्चर है, उसके माध्यम से एक्सप्रेशन करवा सकते हैं। अवधि और समय का अनुकूलन, बच्चों की एकाग्रता को ध्यान में रखते हुए छोटी और सरल गतिविधियां करवा सकते हैं। समय सीमा को उनकी क्षमता के अनुसार निर्धारित कर सकते हैं। सकारात्मक प्रोत्साहन और प्रतिक्रिया, बच्चों के प्रयासों की सराहना करें और उन्हें सकारात्मक प्रतिक्रिया दें ताकि उनका आत्मविश्वास बढ़े। व्यक्तिगत अनुकूलन, प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता के अनुसार गतिविधियां और सहायता को अनुकूलित कर सकते हैं, जैसे शारीरिक है, मानसिक है, चुनौतियों के हिसाब से बदलाव कर सकते हैं। यूनिट 5 है, मॉड्यूल 5 है, मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स। 5.1 है, रेंज ऑफ आर्ट एक्टिविटीज़ इन मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक आर्ट फॉर्म। मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक कला रूपों में कला गतिविधियाँ। तो इसमें सबसे पहले डिजिटल पेंटिंग है, जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे फोटोशॉप है, कोरल पेंटर है, उनका उपयोग करके बना सकते हैं, जिसमें ब्रश और टूल्स का उपयोग किया जाता है। ग्राफिक्स डिज़ाइन है, जैसे कंप्यूटर का उपयोग करके पोस्टर, बैनर, लोगो या अन्य कोई एड्स है, विज्ञापन है, उनको तैयार कर सकते हैं। एनिमेशन है, डिजिटल मीडिया का उपयोग करके चित्र या ग्राफिक्स को गति देना, जैसे बहुत सारी मूवीज़ आती हैं उसमें एनिमेशन का बहुत यूज़ किया जाता है, जैसे डिज्नी वाली जितनी मूवीज़ आती हैं उसमें एनिमेशन का यूज़ किया जाता है। वीडियो प्रोडक्शन, जिसमें फिल्म, डॉक्यूमेंट्री या विज्ञापन बनाने के लिए कैमरा, एडिटिंग सॉफ्टवेयर या फिर एडोब प्रीमियर, फाइनल कट प्रो का उपयोग कर सकते हैं। साउंड डिज़ाइन, ध्वनि प्रभावों का निर्माण और संपादन करने के लिए जो फिल्म, गेम्स होते हैं उन और एनिमेशन होते हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। इंटरेक्टिव मीडिया, कंप्यूटर प्रोग्राम और वीडियो गेम्स के निर्माण, जहां उपयोगकर्ता की गतिविधि जो भी होती है उसमें मीडिया की प्रतिक्रिया होती है। वर्चुअल रियलिटी, VR बोलते हैं जिसको, वर्चुअल दुनिया का निर्माण करना, जैसे उपयोगकर्ता कंप्यूटर से निर्मित वातावरण में पूरी तरह शामिल होते हैं। एग्यूमेंटेड रियलिटी, असल दुनिया में डिजिटल तत्वों को जोड़कर नया अनुभव पैदा करना, जैसे स्मार्टफोन है, AR ग्लासेस के माध्यम से। इंटरनेट आर्ट, इंटरनेट का उपयोग करके कला प्रस्तुत करना, जैसे वेबसाइट डिज़ाइन, सोशल मीडिया पर कला साझा करना या ऑनलाइन कला परियोजना। डिजिटल फोटोग्राफी, डिजिटल कैमरा का उपयोग पर तस्वीरें लेना और सॉफ्टवेयर के माध्यम से उनका संपादन करना। तो ये चीज़ें भी डिजिटल फोटोग्राफी के द्वारा कर सकते हैं। 5.2 है, एक्सपीरियंसिंग, रिस्पॉन्डिंग एंड अप्रिशिएटिंग मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स।
मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक कला का अनुभव, प्रतिक्रिया और सराहना। तो इसमें किस तरीके से एक्सपीरियंसिंग मीडिया आर्ट मतलब किस तरीके से अनुभव कर सकते हैं संचार और माध्यम से, जैसे बच्चों के वीडियो एनिमेशन या इंटरेक्टिव मीडिया जैसे डिजिटल कला के रूपों में परिचित करवा सकते हैं। टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं। रिस्पॉन्डिंग टू मीडिया आर्ट्स, इसमें इमोशनल फीडबैक दे सकते हैं कला को प्रेरित करने के लिए। एनिमेशन देखकर उन भावनाओं और विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। समीक्षा और चर्चा कर सकते हैं, मतलब जो भी पहलू हैं उन पर चर्चा कर सकते हैं। तकनीकी पक्ष और दृश्य प्रभावों पर उनकी समझ को जान सकते हैं। सराहना करना, अप्रिशिएटिंग मीडिया आर्ट्स, कला की विविधता, मीडिया की कला के रूपों के प्रति सराहना उत्पन्न करे। डिजिटल कला, इंटरेक्टिव डिज़ाइन और एनिमेशन, साहित्यिक और सांस्कृतिक मूल्य, बच्चों को ये समझाएं कि मीडिया कला सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि समाज और संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आलोचनात्मक सोच, मतलब ये उसमें डिजिटल कला के प्रभाव और संदेशों को आलोचनात्मक रूप से देखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। 5.3 है एक्सपोजर टू सेलेक्टिव बेसिक स्किल्स एंड मीडिया इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स। इसमें मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक कला में चयनित बुनियादी कौशल का प्रदर्शन। तो इसमें डिजिटल इलस्ट्रेशन, जिसमें फोटोशॉप सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं। फोटोशॉप जैसे सॉफ्टवेयर का उपयोग कर चित्र बनाना। बेसिक टूल्स का उपयोग कर सकते हैं जैसे ब्रश, पेंसिल, ऐप्स हैं। एनिमेशन तकनीकी, इसमें 2D 3D एनिमेशन लगा सकते हैं। फ्रेम टू फ्रेम एनिमेशन लगा सकते हैं। वीडियो एडिटिंग में सॉफ्टवेयर का ज्ञान होना चाहिए। ट्रांजिशन और इफेक्ट लगा सकते हैं। साउंड इफेक्ट में आवाज़ का संयोजन, उसका जो भी कोऑर्डिनेशन होता है वो कर सकते हैं। ऑडियो एडिटिंग में ऑडियो मतलब ऑडियो को एडिट कर सकते हैं। इंटरेक्टिव मीडिया में गेम डिज़ाइन कर सकते हैं। यूज़र इंटरफेस जो AI का उपयोग है उसके लिए डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं, जैसे कला है, टेक्स्ट का संयोजन, पोस्टर, बैनर, सोशल मीडिया ग्राफिक्स बनाने के लिए जो भी रंग रूप है। टाइपोग्राफी, सही फॉन्ट ले सकते हैं, सही लेआउट ले सकते हैं, फॉन्ट साइज और लेआउट ले सकते हैं। वर्चुअल रियलिटी, VR डिज़ाइन, वर्चुअल 3D मॉडलिंग और इंटरेक्टिव अनुभव का निर्माण। हैंडलिंग VR उपकरण जो है उनको सही तरीके से उपयोग करना। 5.4 है मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स, फैसिलिटेटिंग इंटरेस्ट एमंग स्टूडेंट, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन एक्टिविटी। तो इसमें सबसे पहले है मीडिया इलेक्ट्रॉनिक कला, छात्रों में रुचि बढ़ाना, गतिविधि की योजना और कार्यान्वयन। तो सबसे पहले रुचि उत्पन्न करना। प्रेरणादायक उदाहरण दे सकते हैं, कोई भी जिन्होंने बहुत अच्छा करा हो या फिर एनिमेशन बहुत अच्छा हो वो दिखाकर प्रेरित कर सकते हैं। विविध कला का रूप, अलग अलग जो उनके फॉर्म होते हैं कला के वो बता सकते हैं, अलग अलग रूप बता सकते हैं। तकनीकों उपकरणों का परिचय करवा सकते हैं, जो भी कंप्यूटर, टैबलेट, सॉफ्टवेयर हैं उनसे अनुभव प्राप्त करवा सकते हैं। गतिविधि की योजना जब बनाएं तो सरल और शुरुआत से ही बनाएं, किस तरीके से शुरुआत से बेसिक चीज़ें होती हैं वो बताएं। इंटरेक्टिव और रचनात्मक परियोजनाएं, जैसे बच्चों को एनिमेशन, वीडियो शूटिंग या संगीत बनाने जैसे इंटरेक्टिव रचनात्मक कार्यों में संलग्न कर सकते हैं। समूह कार्य सिखा सकते हैं जिससे वो टीम वर्क सीखें। गतिविधियों का कार्यान्वयन मतलब किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो प्रशिक्षण और मार्गदर्शन में करें, ताकि बच्चे जो भी डिजिटल उपकरण और सॉफ्टवेयर का सही उपयोग सीख पाएँ। प्रदर्शन और प्रतिक्रिया ज़रूर दें, उनका प्रदर्शन प्रस्तुत करने का मौका दें और उनको सकारात्मक प्रतिक्रिया दें। समय प्रबंधन, बच्चों की नीड के अनुसार समय का प्रबंध करें। समीक्षा और फीडबैक, समीक्षा सत्र कला कार्य के बाद समूह में चर्चा करें और प्रत्येक छात्र की काम की सराहना करें। सकारात्मक प्रोत्साहन, बच्चों के प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया दें जिससे उनकी आत्मविश्वास में वृद्धि हो। 5.5 है enhancing learning through media and electronic arts for children with and without special needs, strategy and adaptation। मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक कला के माध्यम से बच्चों की शिक्षा में सुधार, विशेष और सामान्य आवश्यकता वाले बच्चों के लिए रणनीति और अनुकूलन। तो सरल और स्पष्ट निर्देश दे सकते हैं ताकि उनको समझ में आए, क्योंकि स्पेशल नीड्स होते हैं तो काफ़ी दिक्कत होती चीज़ों को समझने में। विजुअल सपोर्ट का उपयोग कर सकते हैं, जैसे चित्र है, इन्फोग्राफिक्स है, वीडियो का उपयोग कर सकते हैं। डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
व्यक्तिगत और समूह कार्य करवा सकते हैं, जिससे उनको कोऑर्डिनेशन की भावना उत्पन्न होगी। इंटरेक्टिव और शारीरिक गतिविधियां करवा सकते हैं, जैसे बच्चों को विभिन्न मीडिया कला रूपों में के माध्यम से सक्रिय व शारीरिक रूप से शामिल कर सकते हैं, जैसे कोई डिज़ाइन है, गेम है, आर्ट थेरेपी है या एनिमेशन है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधियों को कला के साथ जोड़ सकते हैं ताकि वे क्रिएटिव हो सकें। समय और कार्य का अनुकूलन कर सकते हैं। बच्चे और क्षमता और ध्यान अवधि के अनुसार गतिविधियां समयबद्ध करें ताकि बच्चों के लिए कार्य सहज और उपलब्ध हो। प्रेरणादायक प्रतिक्रिया और सराहना, सभी बच्चों के लिए प्रयासों को सराहें और सकारात्मक प्रतिक्रिया दें। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए प्रोत्साहन और समर्थन अधिक महत्वपूर्ण है। संसाधन और उपकरणों का अनुकूलन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए डिजिटल उपकरण जैसे टैबलेट्स है, कीबोर्ड है या विशेष सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें जो उनकी ज़रूरतों के अनुसार हो। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो मुझसे पूछ सकते हैं और मुझे डाल भी सकते हैं, कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं कि आपको क्या कन्फ्यूज़न है, और जो पेपर और पढ़ना है तो आप डाल सकते हैं। मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं उसको ज़रूर डालूँगी। तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे और ऐसे ही प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच। शुक्रिया।